हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है 5 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिनकी अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी है अगले 10 साल के लिए, और इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 5 स्टॉक्स आपको अगले 10 साल तक 25% के CAGR रिटर्न्स दे सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इन बिटवीन में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा जो आपके लर्निंग के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स जो है ये क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की यंग पॉपुलेशन जो वर्किंग क्लास है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह क्रेडिट कार्ड बेस्ड लाइफ जीने में विश्वास करती है। और आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड बेस्ड लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गई है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में। और इस वजह से क्रेडिट कार्ड की कंपनी, स्पेशली एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो इसकी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और आने वाले 10 साल तक ये इंडस्ट्री काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स भी देखें तो आरओसी, आरओई, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ये काफी अच्छे रहे हैं। हालांकि लास्ट 1 ईयर में पैंडेमिक की वजह से इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है, उसके बावजूद अगर हम देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। अगली पॉइंट अगर हम देखें तो एसबीआई कार्ड्स जो है एकमात्र क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस कंपनी है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। और इस वजह से इसको मिलता है एक स्कार्सिटी डिमांड, यानी कि अगर इन्वेस्टर्स को कार्ड्स के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन, तो एसबीआई कार्ड्स इज द ओनली ऑप्शन जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। और इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसके वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट करने में किसी को डाउट नहीं होता। सबसे खास बात मुझे जो लगती है कि आप अगर देखोगे निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, इसमें दो तरह की कंपनीज होती है। कुछ कंपनीज ऐसी जो निफ्टी 50 की पार्ट हुआ करती थी और अब निफ्टी नेक्स्ट 50 की पार्ट है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जो आने वाले टाइम में निफ्टी 50 का पार्ट बनने का दम रखती है। और एसबीआई कार्ड्स उनमें से एक कंपनी है। और जो भी कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है और आने वाले टाइम में निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती है, उनमें आप इजीली 30% के सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके दो रीजन है। प्राइमरली पहला ये कि जब वो निफ्टी 50 का पार्ट बनने के लिए मूव कर रही है तो उसमें बिजनेस में काफी दम होना चाहिए, और वो निफ्टी 50 का पार्ट बने उसके लिए उसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी होती है, और उस वजह से स्टॉक के प्राइसेस भी काफी स्टेडीली राइज होते हैं। और दूसरी चीज है कि एक बार वो निफ्टी 50 का पार्ट बन जाए तो पैसिव फ्लो बहुत ज्यादा आता है इंडेक्स फंड की वजह से। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से एसबीआई कार्ड्स के बहुत हाई चांस है कि ये अच्छे रिटर्न्स दे। और एसबीआई कार्ड्स का निफ्टी 50 का पार्ट बनना लॉजिकली भी बनता है, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो एक इंडेक्स की तरह इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। और आने वाले टाइम में लेंडिंग बिजनेस, स्पेशली क्रेडिट कार्ड्स और पेमेंट्स, इस तरह के बिजनेस जो है इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाले हैं। और डेफिनेटली ये निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है आने वाले 10 साल में। और अगर हम चार्ट पे भी देखें, सिंस इंसेप्शन लास्ट ईयर मार्च के बाद इसने 45% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर सीएजीआर लेवल पे बात करें तो ये 40% के रिटर्न्स है, जो कि काफी अच्छे हैं। अगली कंपनी की बात करें तो वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो ये अनदर कंपनी है जो पर्सनल लोन के सेगमेंट में है, और इसके कार्ड्स भी काफी मशहूर है। ये मोस्टली रिटेल कस्टमर्स को कैटर करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें जिनके वजह से बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करने का सेंस बनता है। तो पहला है ग्रेट फाइनेंशियल्स। अगर आप इनके आरओसी, आरओई, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये चारों फैक्टर्स को लास्ट 10 साल या सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो ये अमेजिंग रहे हैं, और इस वजह से कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। और वहीं लास्ट 1 ईयर के पैंडेमिक की बात करें तो कंपनी ने काफी अच्छी प्रोविजन रखी थी, हालांकि इनकी ग्रोथ में थोड़ी इंपैक्ट रही थी इस पैंडेमिक के दौरान। बजाज फाइनेंस की एक बहुत खास बात है जो इसके बिजनेस के लिए काफी यूनिक होती है, वो ये कि बजाज फाइनेंस जो है ये काफी ह्यूज डेटा क्रंचिंग करती है। और इसे एक तरीके से डेटा एनालिटिक्स कंपनी भी माना जाता है, क्योंकि ये इनके पास बहुत बड़ी डेटा सेट रेडी है। और स्पेशली ये यंग लोग जो कॉलेज में रहते हैं उस टाइम से ही कंपनी जो है वैसे यूथ को ट्रैक करने लग जाती है, और जब वो जॉब या बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है अपने टारगेट कस्टमर्स को, और इस वजह से इनके एनपीएस भी काफी कम होते हैं। अगला फैक्टर अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस का बहुत हाई चांस है कि ये एनबीएफसी से बैंक में कन्वर्ट हो जाए।
और अगर ये बैंक में कन्वर्ट होती है तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होने वाले हैं कंपनी के लिए, बट बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी रहेंगे। और उन एडवांटेजेस जो है उनमें से सबसे खास एडवांटेज ये है कि सेविंग्स और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट 0 होता है और सेविंग्स में ऑलमोस्ट 3 to 4% का है। इस तरीके के लो कॉस्ट कैपिटल रेज कर पाने पे कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी बढ़ जाएंगे और वो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि बजाज फाइनेंस के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट 50% के CAGR रिटर्न्स रहे हैं, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। हालांकि पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते, बट वो एक इंडिकेशन देते हैं कि कंपनी किस तरह की है और किस तरह के हम ग्रोथ आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चार्ट पे भी अगर हम देखें तो कंपनी ने ओवर 1000 टाइम्स के रिटर्न्स बना के दिए अपने इन्वेस्टर को सिंस इंसेप्शन। और CAGR लेवल पे सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें तो इसने 41% के CAGR रिटर्न्स दिए सिंस IPO, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स है। अगली कंपनी की तरफ जाने के पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, तो ये जितने भी शेयर्स है, ये शेयर्स बताने का मतलब ये नहीं है कि आप इमीडिएटली जाके बाई कर लो। कभी भी कोई भी शेयर अगर आप बाई करो तो उसमें कुछ टेक्निकल चार्ट्स के मदद से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और अगर आप चाहो तो मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, बहुत सिंपल है। आप चाहो तो रेनबिस इन्वेस्टमेंट करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और उसके बाद आप जा सकते हो इस वीडियो टैब में। वीडियो टैब में जाने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, ये वाला, व्हेन टू बाई एंड सेल स्टॉक्स। इसमें मैंने टेक्निकली किस तरीके से हमको एक कंपनी को देखना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए वो मैंने बताया वहां पे। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल सा है। और इस तरीके से आप इन 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। अगली कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो ये जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, इस तरह के इंश्योरेंसेस में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कोविड पैंडेमिक की वजह से लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और ज्यादा रियलाइज हो गई है और इस वजह से आने वाले टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस काफी अच्छा ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी जो है मार्केट लीडर है हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में। और सबसे खास बात आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ये है कि ये वन ऑफ द फ्यू कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में जो लिस्टेड है और इस वजह से इस कंपनी को मिलता है एक स्कैरसिटी डिमांड। ये स्कैरसिटी डिमांड का मैं आपको अगर आइडिया बताऊं तो ये जब लॉन्च हुआ था तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास का स्टेक पब्लिक के पास था और आज के टाइम पे बात करें तो एफआईआई डीआईआई ने मार्केट से जितना भी अवेलेबल स्टेक था वो उठाते गए और आज के टाइम पे मात्र 7% का स्टेक पब्लिक के पास है। तो ये अमेजिंग कॉन्फिडेंस दर्शाता है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्रति। और जैसा कि मैंने पिछले वाले स्लाइड पे भी बताया था कि जो भी कंपनी जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की भी बात करें तो ये करेंटली निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। और अगर ये निफ्टी 50 का पार्ट बनती है, जिसका बहुत हाई चांस है, तो उस केस में आने वाले टाइम में इससे 30% के CAGR रिटर्न्स इजीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो भी कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है और आने वाले टाइम में ये अगर निफ्टी 50 में मूव हो सकता है, उनमें आप AGR लेवल पे 30% के रिटर्न्स बना सकते हो। और इसलिए डिफिकल्ट नहीं है इस तरह के कंपनीज पिक करना जो इकोनॉमी का पार्ट बनने वाली है, और क्योंकि ये इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो इस वजह से इनका निफ्टी 50 में जाना ऑलमोस्ट तय ही है। अगर कंपनी के रिटर्न्स देखें सिंस इंसेप्शन तो 109% के रहे हैं। ये 2017 सितंबर में IPO आया था और CAGR लेवल पे रिटर्न्स की बात करें तो ये 24% के CAGR रिटर्न्स है करेंटली। अगली कंपनी की बात करें तो वो है HDFC AMC। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है। अगर आप HDFC के म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो HDFC AMC होती है। और इस कंपनी की अगर हम बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं तो जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस लोगों को रियलाइज हो रही है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मेरे होम टाउन पे काफी सारे कॉमन मिडिल क्लास लोग जिनको बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, वो भी अब जो है कैम्स के ऑफिस में काफी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे पता चल रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे धीरे ही सही अवेयरनेस बढ़ रही है और इस वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 15% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है अगले 5 to 10 ईयर्स में। ऐसे केस में HDFC AMC जो अपने आप में मार्केट लीडर है, वो काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। और यहाँ पे काफी लोग का कहना ये भी है कि इंडेक्स फंड्स ज्यादा पॉपुलर होने वाले एक्टिव म्यूचुअल फंड से, तो उसमें भी अगर मैं कहूँ तो HDFC AMC लीडर है इंडेक्स फंड में। अगले पॉइंट की बात करें तो HDFC AMC वन ऑफ द फ्यू कंपनी है AMC बिजनेस की जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा निपॉन और यूटीआई जैसी कंपनीज भी लिस्टेड है, बट वो मार्केट लीडर नहीं है। और मार्केट लीडर की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम HDFC AMC, SBI और एक्सिस, ये दोनों भी आने वाले टाइम में इनका IPO आ सकता है। बट टिल ये दो कंपनीज का IPO आए, HDFC AMC एक स्कार्सिटी की वजह से
प्रीमियम डिमांड करता है और इस वजह से ये थोड़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि एचडीएफसी एएमसी जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस्ड है, अनलाइक एक्सिस जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है अलग अलग फेजेस से गुजरती है और आने वाले टाइम में ये ग्रोथ फेज में मूव कर रही है और ऐसे ग्रोथ फेज के सिचुएशन में जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है उसमें काफी अच्छी रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इस वजह से जब एचडीएफसी के फंड्स बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे तो उस केस में ऑब्वियस है कि लोग भी बहुत ज्यादा करके इन्वेस्ट करेंगे एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में और इस वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले टाइम में एचडीएफसी एएमसी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहने वाला है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स को एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपैरिजन किया था। आप चाहो तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में जरूर दे दूंगा। अगला पॉइंट है कि एचडीएफसी एएमसी जो है फिलहाल निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है और आने वाले टाइम में क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स होते हैं वो इकोनॉमी को दर्शाते हैं और आने वाले टाइम में जब म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका होगा तो उस केस में निफ्टी 50 का डेफिनेटली कुछ म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स उसका पार्ट होंगे और वैसे सिचुएशन में एचडीएफसी एएमसी काफी राइट फिट बैठता है निफ्टी 50 का। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 54% के रिटर्न्स दिए हैं सिंस इंसेप्शन अगस्त 2018 में इसका आईपीओ आया था और सीएजीआर लेवल पे रिटर्न्स की बात करें तो फिलहाल इसके 20% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ जो है ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और लाइफ इंश्योरेंस में ये अपने आप में लीडर है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जिस वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं वो है, पहला ये कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक मैसिव शिफ्ट देखा जा रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एलआईसी ने पिछले 30-40 साल में हमेशा एंडाउमेंट प्लान्स को एक इंश्योरेंस प्लान की तरह बेचा है और लोगों को धीरे धीरे ये चीज ऑलरेडी रियलाइज हो गया है और काफी लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अलोंग विद दैट एक टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं या कई लोग एंडाउमेंट प्लान्स आज भी ले रहे हैं और इसमें एलआईसी से एचडीएफसी लाइफ मार्केट काफी अच्छे तरीके से गेन करती जा रही है। इसका हम देख भी सकते हैं जिस तरीके से एलआईसी का ऑलमोस्ट 95% मार्केट शेयर हुआ करता था आज से 10 साल पहले और आज के टाइम पे लेस देन 65% का मार्केट शेयर है और इस तरह का ग्रोथ आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू होने वाला है। अगला पॉइंट है कंपनी की हाई फाइनेंशियल्स, आरओई, आरओसी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ये काफी अमेजिंग रहे हैं। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जो कोरोना पैंडेमिक में लोगों को इस इंश्योरेंस के बारे में और ज्यादा अहमियत का एहसास दिलाया है और यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस रेदर पैंडेमिक की वजह से बढ़ गया है। तो इसको हम बहुत ही अच्छा डिफेंसिव बेट भी मान सकते हैं। अगला पॉइंट है कि ये इंडस्ट्री लीडर है, यानी कि इंडस्ट्री की बात करें लाइफ इंश्योरेंस का तो ये ऑलमोस्ट 12 to 16% की ग्रोथ हो सकती है आने वाले 10 साल में और वहीं पे और क्योंकि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में एक मार्केट लीडर है तो ये मार्केट के एवरेज ग्रोथ से काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करने वाला है, स्पेशली जहाँ पे वो गवर्नमेंट कंपनी से और रेदर मार्केट शेयर एक्वायर करने वाला है। तो इसमें हम 20% की इजीली ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस वजह से कंपनी जो है काफी अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। और यहीं पे एक और खास बात बताऊं, जो भी लोग इंश्योरेंस लेते हैं अगर वो एक ही कंपनी में पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को काफी अच्छी प्रॉफिट होती है क्योंकि इनिशियल 1 ईयर का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बराबर हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई मार्केटिंग कॉस्ट। और वहीं लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस ऐसा है जहाँ पे अगर कोई कोई एक पॉलिसी लेता है तो वो जल्दी से चेंज नहीं करता है। इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ की काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और काफी अच्छी प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो ये है कि पॉलिसी बाजार जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मार्केट लीडर है इंश्योरेंस के बिजनेस में, वहां पे एलआईसी जो है उसके कोई भी प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है और इसका सबसे ज्यादा फायदा एचडीएफसी को मिलता है। उसका रीजन ये है कि जितने भी प्राइवेट कंपनीज है उसमें सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड एचडीएफसी का है इंश्योरेंस सेगमेंट में और बहुत कम लोग हैं जो एक्टिवली जाके एलआईसी की वेबसाइट से बाई करते हैं। और क्योंकि पॉलिसी बाजार भी उनके प्लेटफॉर्म पे जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उनको पुश करेगी तो ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से एचडीएफसी के बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। हालांकि ये जरूर मान सकता हूं मैं कि जब भी एलआईसी के प्रोडक्ट्स पॉलिसी बाजार पे लॉन्च होंगे तो वहां पे एचडीएफसी का ये जो एडेड एडवांटेज है वो चले जाएगा, बट फिलहाल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है एचडीएफसी के बिजनेस को ग्रोथ के लिए। पर्सनली मुझे लगता भी नहीं है कि एलआईसी पॉलिसी बाजार में लिस्ट होगी क्योंकि अगर एलआईसी के प्रोडक्ट्स को एचडीएफसी लाइफ के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा पॉलिसी बाजार में तो क्लियरली दिखेगा कि एचडीएफसी के प्रोडक्ट्स बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ये नवंबर 2017 में इसका आईपीओ आया था और इसके रिटर्न्स
अभी तक 95% के रहे हैं सिंस इंसेप्शन, और वहीं अगर सीएजीआर लेवल पे बात करें तो 17% के सीएजीआर रिटर्न्स रहे हैं। और अगर आपको यूजफुल लगे तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, उसका मेंबर बन सकते हो। वहाँ पे हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सेंड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट को बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करते। वहाँ पे जो भी स्टॉक आरएसआई लेस देन 30 या 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे और कंसोलिडेशन के बाद अवेलेबल होता है एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक, वहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज जो भी रहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो हम पोस्ट करते रहते हैं वहाँ पे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन से स्टॉक्स इनमें से इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली तरीका है किस तरीके से आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहिए लॉजिकली, किस तरीके से बिजनेस की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आपका स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।